हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के हम लोग कई सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज के लेक्चर में फिर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सबको बता दें कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सबके लिए अवेलेबल होता है मटेरियल। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब पोस्ट के लिए ये कंटेंट आपको दिया जाता है। पेपर 1, पेपर 2 के पूरे नोट्स होते हैं। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादातर सब्जेक्ट की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, आज के चैप्टर को। आज का हमारा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो आज का हमारा चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग साथ साथ में डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन तीनों चीज़ों को बेस बनाकर ये क्रांति हुई थी। और आज भी जितने भी दुनिया के संविधान हैं उन सब संविधानों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का जो वर्णन है वो फ्रांस की क्रांति से ही सब जगह लिया हुआ है। तो ये कई सारी चीजें थी जो यहाँ पर शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति के बारे में शुरू करने से पहले आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 18वीं सदी के 70-80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह पनप गया। यह विद्रोह धीरे धीरे, या विरोध कह सकते हैं, धीरे धीरे करके तेज होता गया। और लास्ट में 1789 ईस्वी में जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, लुई 16 जिसको बोलते हैं, उसको एक सभा बुलानी पड़ी थी। इस सभा का नाम था जनरल स्टेट। इस सभा का कई वर्षों से ये बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामंतों के स्वामित्व के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि भी होते थे। इस सभा में जनता की मांगों पर बहस हुई और स्पष्ट होगा कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की एक बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बास्तिल नामक जेल पहुंच गया। इसके दरवाजे तोड़ दिए गए, सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछें तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक बड़ा दल राजा के वर्साय स्थित दरबार को घेरने के लिए निकल गया, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस के लिए निकलना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाने शुरू कर दिए। मानव के अधिकारों की घोषणा मानव के अधिकारों की घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ, चर्च के प्रभावों का समापन, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा और दास प्रथा के अंत आदि, ये सारे के सारे कदम उठाए गए। ये याद रखना भाई, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति में इनमें से क्या क्या संबंधित था। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ, चर्च के प्रभाव का समापन, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा और दास प्रथा के अंत की घोषणा। उसके बाद जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति की गति को धीमा रखना चाहते थे, तो कुछ प्रखर क्रांति के फॉलोवर थे या उसको मानने वाले थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे और इनका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। बाद में इनके एक नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पायरे हुए, जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष के नेतृत्व को आज भी आतंक का राज, जिसको रीजन ऑफ टेरर कहते हैं, कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के किस नेता के समय को, कार्यकाल को आतंक का राज कहा गया, तो वहां पर आपका आंसर मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर रहेगा। इसकी परिणति ये हुई कि स्वयं लुई 16वां और उसकी रानी की भी हत्या कर दी गई। राज परिवार के हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध पैदा हो गया और वे लोग संयुक्त सेना बनाकर क्रांतिकारियों के साथ लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए। क्रांति के नए नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल होती गई और उसका उत्साह बढ़ता गया।
यह सेना फ्रांस के भार भी जीतने लगी। इसी बीच सेना का एक सेनापति जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट अपनी विजयों के कारण दुनिया भर में फेमस होने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया को जीतने के लिए भी निकला था भाई। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग उब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कंसुलेट बनाकर शासन चलाने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता रहा। अंततः नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि धारण कर ली और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन अपनी चरम अवस्था में उस समय थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति से निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता खत्म होने की बात आई और इनके विरुद्ध यहाँ पर एक इनका विरोध शुरू हुआ। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग ही विद्यमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में भी बहुत बड़ा विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व धीरे धीरे बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। अब देखिए, राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून होती थी। लोगों को किसी भी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे थे। लोगों को धार्मिक आजादी नहीं थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा, रानी और दरबारियों के भोग विलास और उनके मनोरंजन पर खर्च हो जाती थी। राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति होती थी और स्थानीय स्वशासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बंट गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधा विहीन, यानी एक गरीब और एक अमीर। ये आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी था। वर्ल्ड लेवल पर इसका इफेक्ट हुआ, इसके बड़े प्रभाव हुए। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। प्रजातंत्र शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार किए गए। अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो नंबर एक निरंकुश राजतंत्र रहा है। फ्रांस की क्रांति के अगर राजनीतिक कारण देखें तो नंबर एक निरंकुश राजतंत्र रहा है। राजतंत्र के निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण थी, क्योंकि अगर राजा निरंकुश नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। राजा की निरंकुशता जो है वो इस क्रांति का एक मुख्य राजनीतिक कारण थी। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था। राजा के कार्यों के आलोचकों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता सहम गई थी, तबाह हो गई थी। वह निरंकुशता से छुटकारा पाने के लिए अब कोशिश करने लगी थी। नंबर दो, दूसरी बात राजनीतिक कारण में रखेंगे, स्वतंत्रताओं का अभाव। फ्रांस में शासन का अति केंद्रीकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथ में थे। भाषण पर, लेखन पर, प्रकाशन पर, सभी पर प्रतिबंध लगे हुए थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम की व्यवस्था नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस नगर तरह अवहेलना के कारण लोगों को रोष धीरे धीरे करके क्रांति के रूप में यानी स्वतंत्रताएं कहने के लिए थी ही नहीं भाई। ना लोगों को बोलने की स्वतंत्रता थी, न लोगों को लिखने की स्वतंत्रता थी, कुछ भी आज़ादी नहीं थी। न धर्म की, न कोई भी आज़ादी यहाँ थी ही नहीं, जिसकी वजह से स्वतंत्रताएं ना होने से लोग घुटन महसूस करते थे। तीसरा था राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय। जितना भी राजा का धन होता था, जितना भी राज्य का धन इकट्ठा होता था, वो सारा का सारा राजा, उसके रानी, उसके बच्चों और उसके चापलूसों के ऐशो आराम, अय्याशी और भोग विलास पर खर्च होता था। अब देखिए, राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का अधिकार था।
संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास और मनोरंजन पर खर्च होती थी। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में बहुत ज्यादा धन खरीद खर्च करती थी। एक और किसानों श्रमिकों का भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और दूसरी ओर सामंत कुलीन और राज परिवार के सदस्य विलासिता भरा जीवन बिताते थे। प्रशासनिक अव्यवस्था भी एक बड़ा कारण थी। फ्रांस का शासन बेढंगा और अव्यवस्थित था। सरकारी पदों पर नियुक्त योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं होती थी। राजा के जो कृपा पात्र थे, जो चापलूस थे, उन्हें राज्य के बड़े बड़े पद दिए जाते थे। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून होते थे। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना बेकार था। तो कहने का मतलब ये है, प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्रशासन जो था वो अस्त व्यस्त था, क्योंकि योग्यता के आधार पर काबिल जो अधिकारी वो तो थे नहीं। क्योंकि पद किनको मिले थे? राजा के चापलूसों को, राजा के रिश्तेदारों को, राजा के फॉलोवर्स को, राजा के विचारधारा मानने वाले लोगों को मिले थे पद। तो फिर योग्यता नहीं होगी तो प्रशासन कहाँ अच्छा होगा? सामाजिक कारण भी थे इसमें। सामाजिक कारण में एक तो पाद्रिक वर्ग का बड़ा योगदान है। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था, और धन प्राप्ति का अपना स्रोत भी था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास हुआ करता था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए उस जमाने में थी। चर्च स्वयं में कर मुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन बिताते थे, और जनता जो है वो उनसे भी उब चुकी थी। फिर बात आती है कुलीन वर्ग की। कुलीन वर्ग का भी यही हाल था। फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधा युक्त और संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार मिले हुए थे। वे राजकीय टैक्स से मुक्त थे। देखो, इनके ऊपर भी टैक्स नहीं था। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। वे वर्साय के राजमहल में जमे रहते थे, और राजा को अपने प्रभाव में बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न ने साधारण लोगों को क्रांति के लिए उकसा रखा था। फिर बात आती है कृषक वर्ग की। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहता था, और यह सुधार सिर्फ क्रांति से ही संभव था। क्योंकि यहाँ का जो कृषक वर्ग था वो राज्य को अलग टैक्स देता था, चर्च को अलग टैक्स देता था, और जमींदारों और साहूकारों और कुलीनों को अलग टैक्स देता था। तो टैक्स के बोझ में ही किसान जो है वो कुचला जा चुका था। फिर बात आती है मजदूर वर्ग की। मजदूरों और कारीगरों की दशा बहुत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था, और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। देहात के मजदूर रोजगार की तलाश में पेरिस की तरफ भाग रहे थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। फिर आ जाती है मध्य वर्ग की बात। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया, और यही सबसे बड़ा वर्ग भी था। फिर बात आती है आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण थे जिससे फ्रांस की क्रांति हुई? विदेशी युद्ध और राजमहल के अपव्यय के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति लचर हो गई थी। आय से अधिक व्यय हो चुका था। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था। कर्ज की और कर की असंतोषजनक व्यवस्था के साथ साथ शासकों की फिजूल खर्ची से फ्रांस की हालत और भी खराब हो गई थी। फिर बात करते हैं बौद्धिक जागरण की। विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और तत्कालीन व्यवस्था के लिए प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभार दिया था। इसमें आप देखेंगे, चाहे मोंटेस्क्यू वोल्टेयर की बात हो, चाहे आपका जीन जैकस हो, चाहे आपका रूसे हो, इनके विचारों से मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा प्रभाव था। मोंटेस्क्यू ने तो समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा पावर सेपरेशन थ्योरी का प्रतिपादन करके की थी। वॉल्टेयर ने भी सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया था। रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया था। उसने जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रैशनल एंड जस्ट सिविक एसोसिएशन का प्रतिपादन किया, लिखा उसको। इन लेखों ने लोगों को मानसिक रूप से
क्रांति के लिए तैयार किया, क्योंकि किसी भी बड़े क्रांति और आंदोलन के लिए मानसिक रूप से तैयार होना ज़रूरी है। फिर बात आती है सैनिकों की। फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। सेना में असंतोष फैलते ही शासन का पतन ज़रूरी हो जाता है। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था, उनके खाने-पीने तथा रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी, उन्हें युद्ध के समय पुराने अस्त्र-शस्त्र दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सेना में रोष पैदा होना स्वाभाविक सा था। फिर बात आती है फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए? निरंकुश शासन का अंत करके प्रजातंत्र शासन प्रणाली की नींव डाली गई। प्रजातंत्र के प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो गए। फ्रांस की जो क्रांति थी, उसने निरंकुश शासन का अंत करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। क्रांति ने राजा के विशेषाधिकारों और दैवीय अधिकार सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा का अंत हो गया, कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया, कुलीनों और पादरियों के जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए, लोगों को लिखने की, भाषण देने की, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर दे दी गई। इसके साथ अब देखेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कर प्रणाली थी उसमें भी सुधार किया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब राजा को संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था। न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का भी पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। फ्रांस में एक-एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। एक प्रकार के आर्थिक नियम बने और नाप-तोल की नई व्यवस्था चालू की गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, उन्हें किसी भी धर्म के पालन और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति ने लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है, तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को पद से हटा दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना की गई। ये था दोस्तों आज का हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले भी कई सारे चैप्टर आ चुके हैं, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, औद्योगिक क्रांति और आगे भी जितने चैप्टर बचे हुए हैं, सारे के सारे चैप्टर अपलोड किए जा रहे हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो अपलोड हो चुके हों, तो इसलिए हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें जाकर के आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। लगभग 10 से 11 लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अपलोड कर चुका हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री अपलोड कर चुका हूँ, मिडवल हिस्ट्री के लेक्चर डाल चुका हूँ, उनको भी जाकर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा फेमस लेक्चर हैं, लाखों बच्चों ने उनको देखा है, वो भी आपको देखने हैं। इंडियन पॉलिटी का भी क्रैश कोर्स डाला जा चुका है, टेस्ट पेपर भी सोशल साइंस के और हिंदी के ईवीएस के आ रहे हैं। तो सारे की सारी तमाम लेक्चर हमारे चैनल पर आपको मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।